नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं अफगानिस्तान सरकार। जी हां, पिछले महीने 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज हो जाने के बाद अब क्या होगा भारत के साथ में, उन लोगों का रिश्ता, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जिसमें एक तबका ये प्रचारित करने में लगा हुआ था कि तालिबान अब बदल गया है और उसका रवैया भी उदारवादी हो गया है। हालांकि पिछले 3 सप्ताह में जमीनी स्तर की अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। तालिबान की अंतरिम सरकार में जिन चेहरों को जगह मिली है उससे ये साफ हो गया है कि भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोहा में तालिबान की जिस ग्रुप ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्ता शुरू की थी और भारत से भी संपर्क साधा था, उसे सरकार में करीब करीब किनारे कर दिया गया है। नई कैबिनेट की अगर बात करें तो 33 में से 20 कंधार केंद्रीय तालिबान गुट हैं और हक्कानी नेटवर्क्स के कट्टरपंथी भी हैं। इन लोगों पर पाकिस्तान का असर जग जाहिर है। तालिबान की अंतरिम सरकार में कम से कम 6 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जामिया हक्कानिया सेमिनरी यानी अकोरा खट्टक से तालीम हासिल की है। ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि तालिबान की राजनीतिक विंग के प्रमुख और दोहा में अमेरिका से वार्ता करने वाले अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान सरकार की कमान मिल सकती है, लेकिन अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया कट्टरपंथी और रहबीर शुरा काउंसिल के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को। मुल्ला अखुंद ने वर्ष 2001 में बमियान में खुद बुद्ध की मूर्तियां तुड़वाई थी और अफगानिस्तान में इससे पहले भी तालिबान शासन में मुल्ला अखुंद उप विदेश मंत्री भी थे और उनका नाम संयुक्त राष्ट्र की ब्लैकलिस्ट में था। तो किस तरीके से भारत के लिए सरदर्दी बन सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान की इसमें मुराद पूरी हो गई है, भारत के लिए क्या ये चिंता का सबब बन गया है। आईएसआईएस के इशारे पर जो उसके किनारे हो गए हैं बरादर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या हक्कानी भारत के लिए सरदर्द साबित होंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही भारत के लिए सरदर्दी साबित होंगी अफगानिस्तान की नई सरकार, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की अगर बात करें तो संबंध काफी अच्छे थे। एक भारत ने एक बड़ा अमाउंट जो है वो निवेश भी वहां पर किया हुआ था। उसके बाद में तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया है और तालिबान कब्जा करने के बाद अब भारत के लिए कितना खतरा बढ़ गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ मेहमान चुनने शुरू हो गए। वन कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रफुल्ल जी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सरकार का गठन वहां पर हो गया है और काफी कट्टरपंथी जो लोग हैं वहां पर उनको कमान वहां पर दी गई है, भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है? देखिए, कट्टरपंथियों को वहां पे कमान दी गई है। इसका सिंपल मतलब ये है कि बेसिकली वो सारे कट्टरपंथी भारत के खिलाफ हैं। भारत में जो ये रिलीजियस डिफरेंस है, ये भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये भारत के हिंदुओं के खिलाफ है। बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड का सवाल है और ये जिससे कि भारत की विभाजन हुआ था। और ये जहाँ पे हिंदू नहीं है तो वहाँ हिंदू क्रिश्चियन हो जाता है, जहाँ और बाकी रिलीजन हो जाते हैं। मतलब ये है इनका हर एक रिलीजन जो उनका इस्लाम नहीं है उससे डिवाइड है। ये सिर्फ कई लोगों में है, सब में नहीं। सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। पर ये जो कट्टरपंथी जिनकी आप बात कर रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इसलिए ये भारत के लिए खतरनाक है, इसलिए कि क्योंकि अब ये पावर में आ रहे हैं और जब पावर में आ गए हैं तो पाकिस्तान इनके साथ है, पाकिस्तान की भूमि इनके साथ में है। पैसा, आर्मामेंट, चाइना पैसे का और आर्मामेंट और बाकी इस्लामिक देश जो उनको पहले से ही फाइनेंशियल एड दे रहे हैं, 1.5 बिलियन से 2 बिलियन तक का एड आ रहा है इनको। तो आप इसको मान के चलिए कि अब ये जो अभियान उठाएंगे वो भारत में पीओके के थ्रू कश्मीर में अभियान होगा और कश्मीर को खंडित करने की ये बात कर रहे हैं। तालिबान ने वैसे कह दिया था कि कश्मीर हमारा क्वेश्चन नहीं है, पर हमारा दिल, हमारा जो प्यार है वो कश्मीरियों के साथ है, इत्यादि इत्यादि। कहने का मतलब है हम कश्मीरियों को नहीं भूलेंगे, ये कहने का दूसरा तरीका है। और इसीलिए अब भारत को ये चिंता सताएगी कि हम अपनी रक्षा कैसे करें, पीओके में क्या स्टेप्स उठाएं जो हम भूल कर गए हैं। पीओके ने हमने लिया ही नहीं है और पीओके से अंदर आ रहे हैं आतंकवादी कैंप्स हैं वहां अभी भी, जो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं सब वहीं से हो रहे हैं। और इतने स्लीपर सेल्स हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, इतने लोग हैं। आप देखिए गिलानी साहब के मैयत के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग डाला गया, कहां से पाकिस्तानी फ्लैग आया? और ये सारे उनके रिश्तेदार वगैरह सारे थे। भारत ने क्या कदम उठाया? ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि अभी हमारा खतरा शुरू हुआ है और बढ़ता चला जाएगा एज टाइम फ्लाइज। भारत को सबसे उचित कदम उठाने
के लिए हमें अमेरिका और बाकी कंट्रीज, नेटो कंट्रीज और वेस्टर्न पावर्स के साथ में मिलकर ये डिसाइड करना होगा कि इस आतंक को कैसे खत्म किया जाए। भारत की रक्षा की बात नहीं हो रही, ये आतंक को, ताकि ह्यूमैनिटी, इंसानियत की कैसे रक्षा हो। इसमें यूएई, शंघाई कोऑपरेशन, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज इसमें शामिल होनी पड़ेगी और सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे किया जाए इसको। रशिया का हमें माइंड लेना पड़ेगा। रशिया के अब जो NSA आ रहे हैं और अब हमारे अजीत डोवल साहब के साथ में तालमेल करेंगे, वो पूरे सिक्योरिटी एंगल को देखेंगे, डिप्लोमेटिक एंगल से, मिलिट्री एंगल से और कार्टोग्राफिक एंगल से, और किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश हो रही है उस एंगल से, क्योंकि रशिया को भी डर है कि आतंकवादी वहां पे अब स्लिप इन करेगा। और वैसे ही उनके ताजिक जो है और जो उनकी पहले पुरानी जो उनकी वो थे, स्टेट थी, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है लड़ाई में पंचीर के साथ में, पंचीर के साथ देते हुए। तो आप अब ये बात मान के चलिए, आने वाले कुछ महीने भारत के लिए एक इम्तिहान की तरह होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ टीपी त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी। त्यागी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार का गठन हो गया है अफगानिस्तान में, तालिबानियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, भारत के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता है, ये तो हमने वही कमांडर सर से जान लिया। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना भी है। एक स्कैंडल के रूप में भी अगर इसे देखा जाए तो भी इसे समझा जा सकता है, लेकिन क्या इसे ये समझा जाए कि अब पाकिस्तान की जो मुराद है कहीं ना कहीं वो पूरी हो गई है? पाकिस्तान की मुराद पूरी नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान की मुराद टूटती हुई नजर आ रही है। देखिए, आप सिर्फ और लोगों के कहने के ऊपर विश्वास करें ऐसा नहीं, जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर विश्वास करें। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान के ISI के चीफ जब अफगानिस्तान के काबुल में गए, उसके बाद के 2-3 दिन की घटनाओं का रिजल्ट ये निकला कि आज अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ हो या जलालाबाद हो या हेरात हो या काबुल हो, वहाँ पे लोग निकल के सामने आ गए और तो उनके सामने तालिबानी बंदूक लिए खड़े थे, वो तब भी नहीं हिले। और काबुल में तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि 2 छात्र मर भी गए मगर बाकी छात्र हटे नहीं, और वो क्या कह रहे थे, पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान गो बैक, पाकिस्तान नॉट इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये नारे आज से पहले कभी देखे थे क्या? जो खोदेगा वो गिरेगा। क्या ये सच नहीं है कि ईरान ने पहले सपोर्ट देने का वादा किया था, बाद में ईरान ने अब ये कह दिया कि हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके मान्यता नहीं देंगे जब तक हम इनके चाल चलन को न देख लें। रशिया ने भी पहले मान्यता देने के बारे में जिक्र किया था, लेकिन अब रशिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अमेरिका का CIA का चीफ हिंदुस्तान में है, और वो दोनों हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से बात करते हैं। क्या इसमें हिंदुस्तान की ताकत दिखाई नहीं देती? और अब रशिया ने भी कह दिया नो, वी आर नॉट इन अ हरी टू रिकॉग्नाइज दिस गवर्नमेंट। तजाकिस्तान ने मना कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये सिचुएशन कैसे पैदा हुई? ये सारा का सारा प्रॉब्लम तो पाकिस्तान ने खड़ा किया ना। पाकिस्तान ने ही अमेरिका की मदद से अमेरिका को धोखा दिया और उसके बाद इन आतंकी तालिबानियों का साथ देके इनके भाई जो पंचशील में मुसलमान थे उनके ऊपर खुल्लम खुल्ला अपनी पैदल फौज और अपनी एयरफोर्स से अटैक किया। वहां के ऊपर उन्होंने अफगानिस्तान का कीहरण किया। लिहाजा आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक सेंटर मानती है ग्लोबल टेररिज्म का। अभी तक पहले हम कहते थे या कुछ हमारे हिमायती कहा करते थे, आज की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर माना जाने लगा है। अब सवाल उठता है, अब सवाल उठता है कि उन्होंने कहा था, तालिबान ने कह दिया कि हम कश्मीर के बारे में भी आवाज उठाएंगे, हालांकि वो चाइना के जिंदगियां के बारे में और रशिया के कैचना के बारे में चुप रहे। अगर वो आज उठाएंगे तो हमारे पास जवाब है, मैं आपको सेकंड टाइम बताऊँ। चलिए
ठीक है विंग कमांडर सर, यहाँ पर सिरे से खारिज एक तरीके से कर दिया गया कि पाकिस्तान की मुराद तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन देखा जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद का किस तरीके से समर्थन करता है इस बारे में तो सिर्फ भारत अभी तक कहता आया था, लेकिन अब तो पूरे विश्व में ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है। तो अब जब पाकिस्तान और आईएसआईएस और इन सारी चीजों को अगर एक मिलाप इन दिनों में देखा जाए, क्योंकि आईएसआईएस से तालिबानियों ने मुलाकात भी की है, सरकार बनाने के लिए यहाँ पर मदद भी मांगी गई थी, इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आई थी, तो इसके बाद इससे क्या अंदाजा लगाया जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है और तालिबानी भी कहीं ना कहीं उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वहां पर अफगानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवाद के लिए नहीं होगा, इस बात से किस तरीके से इसे नकारा जाए? देखिए, नकारने का सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तो तालिबान के साथ मिलके, अफगान तालिबान के साथ मिलके वो करेगा जो उसके हित में होगा। अगर आतंकवादी एक्टिविटी उसके हित में है वो करेगी, वो उसको कोई ये कैटेगराइजेशन नहीं होगी। और आपको बता दूं कि अब दुनिया को क्या पता चल गया पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को कब नहीं पता चला था। दुनिया तो शुरू से कह रही है कि पाकिस्तान इज द ओरिजिन ऑफ टेररिज्म, कब से फ्रांस ने कह चुका है, अमेरिका कह चुका है, पर कह चुके हैं। उससे क्या होता है कहने से, जो अभी तक पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाए नहीं है, अभी तक एक ग्रे लिस्ट में है, और पाकिस्तान को किसी ने डिक्लेयर नहीं किया एज अ टेररिस्ट स्टेट, इंडिया ने ही डिक्लेयर किया है। बड़ी मुश्किल से उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिस्ट से शायद हटाया है या नहीं हटाया, ये भी मैं पक्का नहीं है मेरे को। और अमेरिका ने नहीं उसको डिक्लेयर किया क्योंकि अमेरिका इसका साथ देना चाहता है, पर वो चुप चुप के अपने जहां हित में होगा वो पाकिस्तान को नहीं भूलेगा। पाकिस्तान उसकी पुरानी मिस्ट्रेस है, उसको नहीं भूल सकता, और इसलिए वो पाकिस्तान के जहां उसको इस्तेमाल करने की बात आएगी करेगा। उसके साथ डिफरेंसेस पैदा होंगे, और ये मत सोचिए कि अमेरिका और पाकिस्तान लड़ेंगे, क्योंकि उनके ऑफिसर्स और अमेरिकन ऑफिसर्स ड्रग ट्रेड में साथ में मिले हुए हैं। सबसे बड़ा ड्रग ट्रेड है जो गोल्डन ट्रायंगल है और गोल्डन क्रेसेंट है, वो सारा का सारा इन्वॉल्व है ड्रग ट्रेड में, और पाकिस्तान और अमेरिकन ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, स्मॉल आर्म्स ट्रेड में इन्वॉल्व है, ऐसा कमा रहे हैं। और अब अमेरिका को एक फिक्र आ गई है चाइना की। अब पाकिस्तान अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड देने की कोशिश करेगा, पर चाइना सभी बिल्कुल खामोश है। आज चाइना ने कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं दिखाई। वो तो चाहता है कि इसका पैसा समावेश करे OBOR में, CPC अक्रॉस अफगानिस्तान और निकल जाए। इसको अपने पैसे बनाने में फुर्सत है। तभी मैं आपको पहले भी बोल चुका था, अमेरिका सब कुछ करेगा, पर अफगानिस्तान को तालिबान गवर्नमेंट को दबा नहीं सकेगा, और वो उनसे सब पैसा लेंगे, वो एयरफील्ड दे देंगे, बगराम एयरफील्ड वगैरह सारा देने को तैयार है। अफगानिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय पाकिस्तान और चाइना आपस में तालमेल बड़ा अच्छा है, और इसलिए अफगानिस्तान का पूरा इस्तेमाल होगा। सारी टेररिस्ट एक्टिविटी जो आप कहते हैं वो होगा। टर्की पूरा उनको मदद करेगा, और रेडिकल इस्लाम जो है, जिसको OIC पैसा दे रहा है, शंघाई कोऑपरेशन पैसा दे रहा है, चुप चुप के ये सब सपोर्ट करते रहेंगे। भारत चाहे कितना भी शोर मचा ले, बाकी यूरोपियन कंट्रीज चाहे कितना भी शोर मचा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर हक्कानी की बात करें तो क्या हक्कानी भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं? ऑलरेडी था और अभी भी होगा। तो सिरदर्द हमें भारत को, हम अपनी इस पर्दे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पता है ये सारे हमारे लिए डेंजरस है, और कब का पता चल गया था। हम तो ऐसा अवॉइड करते हैं जैसे स्टूडेंट को कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन ना आए, तो अरे ये है, हमें कर लेना चाहिए था। ना हम POK हमने लिया, ना हमने जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रलाइज कमांड लेके आए, तो हमने तो पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेज अपने चल रही हैं, सबके डायरेक्टर अपनी जगह चल रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी अपनी जगह है। हम बातें ही करते रहते हैं, सिर्फ सारे स्लीपर वहीं बैठे हुए हैं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन देयर। अब क्या सोच रहे हैं हम लोग? आपको पता चल रही है हम बहुत देर कर चुके हैं, हम और देर नहीं कर सकते। इसीलिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी आपका अधिकार POK में हो आप करिए। अगर यू कैन नॉट वॉक द टॉक, तो बात करना बंद करिए। ये हमारे को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें ब्यूरोक्रेसी ऑफ इंडिया मस्ट आंसर। क्या हमारे आर्म फोर्सेस के आवाज नहीं है डिफेंस मिनिस्ट्री में?
क्यों बात उनकी टाल दी जाती है? ये डायरेक्टली हमारे चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए, और अफगानिस्तान से जो सिक्योरिटी थ्रेट आ रही है उसका ब्रीफिंग देनी चाहिए पूरी। ये बातों में नहीं काम चलेगा, हम बातों में ही टाले जाते हैं। बिल्कुल। त्यागी जी भी हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। त्यागी जी, अगर हक्कानी की बात करें तो वो भारत के लिए सरदर्द साबित होंगे, ये हमने विंग कमांडर सर से तो जान लिया, और कितना बड़ा सरदर्द हो सकते हैं ये भी जान लिया। लेकिन अब भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, भारत को किस स्तर पर आकर काम करना चाहिए कि अब जो खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर वो कहीं ना कहीं ना आए? ये प्रफुल्ल बख्शी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम्म। कि अब ये समय वेट एंड वॉच का नहीं है, अब ये समय एक्शन लेने का है। बिल्कुल, हक्कानी बिल्कुल। नेटवर्क में जिस सिराजुद्दीन हक्कानी को वहाँ का गृह मंत्री बनाया गया है, इसका मतलब समझते हैं आप? इसका पहला मतलब है कि जितने प्रोविंशियल गवर्नर हैं अफगानिस्तान के, उनका अपॉइंटमेंट वो करेगा। बिल्कुल। ये वही हक्कानी है जिसने 2008 में इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक कराया था। ये वही हक्कानी है जिस पर 50 लाख करोड़ रुपए का इनाम रखा है अमेरिका ने। खैर, ये हक्कानी नेटवर्क हमारे लिए सिरदर्द होगा। इसका इलाज अब एक्शन में है। क्या भारत की संसद में चिल्ला कर हमारे गृह मंत्री ने ये नहीं कहा था कि गिलगित पाकिस्तान पीओके का हिस्सा है, एग्रेसिव ना हो, मैं इसके लिए जान दे देंगे? इसका मतलब क्या हुआ कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम पीओके लेने के लिए जान दे देंगे। अब देश काल पात्र यानी स्पेस, टाइम और इंडिविजुअल के हिसाब से वो टाइम एग्जैक्टली अब है। अब अविलंब बगैर देर किए हुए हमें प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए पीओके में, और पीओके का मतलब है गिलगित बाल्टिस्तान में, और गिलगित बाल्टिस्तान का मतलब है जो हमारा लैंड रूट है अफगानिस्तान के लिए वो ओपन होगा। अरे तुम तालिबान गवर्नमेंट से उम्मीद करोगे, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की, अगर ऐसा होता तो उन्होंने हजारा को, ताजिक को, उज़्बेक को शामिल किया होता, औरतों को शामिल किया होता। उनसे उम्मीद करोगे ह्यूमन राइट की, जब उन्होंने अगर ऐसा होता तो आज ही उन्होंने पंचशील के अंदर 63 बच्चों को न कत्ल किया होता। और तुम उनसे उम्मीद करोगे कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपना नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ होता तो आज भी इस्लामिक स्टेट खुरासान के 2000 लोग वहाँ मौजूद न होते, अलकायदा उनकी प्रशंसा न कर रहा होता। लिहाजा तालिबान से उम्मीद करने की बजाय हमें एक्शन लेना है, और हम एक्शन लेने में ज्यादा मिले। आज दुनिया के अंदर नंबर 2 की फौज है हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने यहाँ पर कही है। विंग कमांडर सर, एक बात निकल कर ये सामने आ रही है कि भारत के लिए सिरदर्द साबित होगी अफगानिस्तान की नई सरकार, इससे तो कोई दौराय नहीं है। भारत को किस स्तर पर आकर अब काम करना चाहिए, क्योंकि आप ही ने अभी जैसा कि कहा कि वेट एंड वॉच जैसी स्थिति अब नहीं है। जनरल त्यागी जो कह रहे हैं बिल्कुल जोर से कि यह वेट एंड वॉच का कौन खत्म हो गया। मैंने पहले ही बोला बहुत देर हो गई है, इससे और कितनी देर करेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था 3 लेवल पे काम है। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो हमें अपना अभियान स्टार्ट कर देना चाहिए दुनिया के साथ में, और जो राइट थिंकिंग पीपल है अगेंस्ट द नेक्सस ऑफ पाकिस्तान एंड तालिबान, और फिर हमको अपना मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, जो कि पीओके के अंदर में चाहे कितनी सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट आपको करनी पड़े आप करिए। आपको किसने रोका है? जब फौज तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, तो तैयार कौन नहीं है? तेरा पॉलिटिकल लीडरशिप वो सोच ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन ये है उनका। और जब फिर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का थर्ड स्टेप जो मैंने आपको बोला, मैं दोबारा बोल देता हूं कि आपको पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन अंडर वन कमांड एंड कंट्रोल, सिक्योरिटी एंगल वन कमांड एंड कंट्रोल होना चाहिए। दैट कमांडर, कोर कमांडर जो होगा, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सीडीएस डायरेक्टली, और फिर उसका और डिफेंस मिनिस्टर, दैट्स ऑल। और बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस फोर्सेस विल रिपोर्ट टू हिम। ये होगा बनाने का तरीका। मैं तो पता है लोगों की टर्फ चली जाएगी, लोगों की ह्यूमिलिटी, वो ईगो का प्रॉब्लम आजकल खड़ी हो जाती है। ये बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है। तभी तो आपने गलवान में आईटीबीपी को ही नहीं हिला पाए, वो कोर कमांडर के आगे बैठी हुई है और चाइनीज अंदर आ रहे हैं।
और लेटर आदान प्रदान हो रहे होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में, एक बॉर्डर के ऊपर 2 मिनिस्ट्रियां, ये सारी की सारी जो हमको अब जागरूकता आनी चाहिए। कर्नल त्यागी जैसे जब वेटरन बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या हालत होती है आर्मी की, जब सामने आप देखो दुश्मन आ रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये लेकिन जिस सारा तरह का का सारा बिल्कुल हमारी गलती है। बिल्कुल आप मतलब जिस तरीके का रवैया अभी भी भारत का है, अगर वो अभी भी नहीं चेता तो एक बड़ा खतरा भारत के ऊपर मंडरा सकता है, इससे कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है, ये सबसे बड़ा खतरा अब भारत के ऊपर आ गया है। और इस समय अगर चाइना अब तो अपने सीपीईसी को बचा के रख रहा है, तो चाइना ने बगराम, गिलगित, हुंजा, कारदू, ये सारी की सारी जगह वहां के एयरफील्ड के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि कर देगा, ये सारा का सारा उसके हाथ में है। अगर जुनून गोज अप और लड़ाई होती है तो आपका जो फ्रंट होगा ईस्ट ऑफ अरुणाचल से लेके अफगानिस्तान तक एक सर्कुलर फ्रंट बनेगा आपका। आप किधर किधर देखेंगे। और एज इट इज सच बोलने का समय आ गया है। आपके फाइटिंग स्क्वाड अभी भी कम है, अभी भी आपने पूरा नहीं किया है, अभी भी आपकी आर्टिलरी की पूरी रेजिमेंट के पास गन्स नहीं है, अभी भी हम स्वावलंबी नहीं हुए हैं। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल, अब हमको स्टार्ट करना होगा काम। और बिल्कुल। सबसे ज्यादा है स्वावलंबिता डिफेंस में एट अ वॉर फुटिंग। सारे आप पॉलिटिकल एक्टिविटी भूल जाइए देश की, यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी को देखिए, फिर बात बनेगी। ये बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल, चाहे खिलवाड़ लग रही हो इस समय, पर मैं बहुत सीरियस है ये। बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, वैसे तो वक्त हो चला है, लेकिन एक बार अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे कि तालिबान को लेकर कई बातें निकलकर सामने आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक ये भी कहा जा रहा था कि तालिबान अब बदल गया है, उसका रवैया उदारवादी हो गया है, वो सभी को एक समान अधिकार देने की बात जो है वो करेगा। लेकिन जमीनी पृष्ठभूमि तो कुछ और ही कह रही है। अगर देखा जाए पिछली कुछ चीजों को, तो उसमें उसका जो रवैया है वो बिल्कुल बदला हुआ नजर नहीं आया है। कुछ इस बात है, उसका रवैया बदला हुआ नजर नहीं आया है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि आज वो औरतों के ऊपर जुल्म कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हीं की घटना होगी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। पुलवामा में हमारे 6 लोग हो गए, तब हम बालाकोट से स्ट्राइक करेंगे। ये तो काम कम से कम इतना तो अच्छा हुआ कि 70 साल तक ये भी नहीं करते। पर अब आवश्यकता ये है कि हम रिएक्शन ना करें, एक्ट करें। अब एक्ट की आवश्यकता है। तालिबान अगर सुधर जाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी सुधरे तो हमें अब अपना एक्ट कर देना चाहिए। मैं प्रफुल्ल बख्शी की बात से 100% सहमत हूँ और ये देश के हित में होगा कि इस वक्त पीओके के अंदर विदाउट एनी फर्दर डिले whatsoever you must take proactive action. That is the only way to save Kashmir, to save India and to teach a lesson to this center of global terrorism called पाकिस्तान। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। और भारत को क्या करना चाहिए और किस तरीके का खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा है, इस पर हमने चर्चा की। आप दोनों ने ही अपना समय हमें दिया, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान सरकार की। अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान में कब्जा होने के बाद एक तबका ये प्रचारित करने में लगा था कि तालिबान बदल गया है, उसका रवैया उदारवादी हो गया है। लेकिन ऐसा पिछली अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि पिछले 3 सप्ताह में जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। तालिबान के अंतरिम सरकार में जिन चेहरों को जगह मिली है उससे तो ये साफ हो गया है कि अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। बशर्ते भारत को अब सचेत हो जाने की जरूरत है। भारत को कूटनीतिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी और एक रक्षा स्तर पर भी अपनी जो तैयारियां हैं वो तेज होनी चाहिए, क्योंकि खतरा अब मंडरा रहा था लेकिन अब खतरा सामने आकर खड़ा हो गया है और भारत को अब हर तरीके से खड़े होने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।